So class ninth, today we are discussing chapter number 9 of your science, that's name is force and laws of motion. अभी तक हम लेसन 8 का लास्ट टाइम हमने वीडियो बनाया था जिसमें हमने उसके क्वेश्चन आंसर समझाए थे. आज लेसन 9 समझेंगे. और बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आप इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करें जिससे आने वाले सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको मैथ, साइंस, इंग्लिश, संस्कृत सभी के वीडियोस मिल जाएंगे. चलिए, लेसन का नाम बहुत ही अच्छा है, फोर्स. आप लोग वैसे तो फोर्स के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, है ना, लेकिन आज हम फोर्स को थोड़ा सा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरीके से देखेंगे, है ना. क्या होती हैं चीज़ें. इन द प्रीवियस चैप्टर वी डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. इससे पहले वाला जो लेसन नंबर 8 था उसमें हमने मोशन देखा, लेकिन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. मतलब मोशन यानी क्या होता है. मोशन यानी जब भी कोई ऑब्जेक्ट चलता है ना, उसकी पोजीशन अपने सराउंडिंग के हिसाब से बदलती है तो उसको मोशन कहते हैं. अगर मोशन ढंग से नहीं पता है तो पुराना वीडियो देखो फिर इसको देखना. एंड पोजीशन को शो करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं. स्ट्रेट लाइन मोशन को शो करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट की पोजीशन पता होना चाहिए, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और एक्सीलरेशन. ये चीज़ें हमने लास्ट लेसन में निकालना सीख लिया. वी सॉ दैट सच अ मोशन कैन बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म. मोशन दो प्रकार की होती हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म मोशन मतलब एक जैसी मोशन. एक जैसी का मतलब कि इसमें हर सेकंड आप बराबर डिस्टेंस चलते हो. एवरी सेकंड आप किसी डिस्टेंस चलते हैं बच्चों, इक्वल डिस्टेंस चलते हैं, तो उसको कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन. और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब आप हर सेकंड अलग अलग डिस्टेंस चलते हैं, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होती है. वी हैव नॉट येट डिस्कवर्ड वॉट कॉजेज द मोशन. अभी तक हमको ये नहीं पता है कि मोशन होती तो है लेकिन क्यों होती है. वाई, क्या रीज़न है उसके पीछे. वाई डज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विथ टाइम. समय के बाद, समय के हिसाब से कुछ देर बाद, कुछ देर या कुछ समय बाद किसी भी चीज़ की स्पीड कम क्यों हो जाती है. क्यों कोई चलती हुई साइकिल जिसमें हम पेडल मारना बंद करते हैं कुछ देर बाद अपने आप ही रुक जाती है बिना ब्रेक लगाए भी. आपने बहुत बार किया होगा, है ना. कुछ देर बाद अपने आप ही रुक जाती है. डू ऑल मोशंस रिक्वायर अ कॉज. क्या हर प्रकार की मोशन के लिए कोई ना कोई कॉज या कारण होना चाहिए. इफ सो, अगर हाँ, तो व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस कॉज. तो वो कारण कैसा होता है. इन दिस चैप्टर वी शैल मेक एन अटेम्प्ट टू क्वेंच ऑल सच क्यूरियोसिटीज़. मतलब इस लेसन में हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोचेंगे कि मोशन क्यों होती है, क्या कारण है कि कोई बॉडी चलती है या चलते चलते रुक जाती है. इन सभी क्वेश्चंस के आंसर हमको यहाँ पर मिलने वाले हैं. सो फॉर मैनी सेंचुरीज द प्रॉब्लम ऑफ मोशन एंड इट्स कॉज हैड पजल्ड साइंटिस्ट एंड फिलोसफर्स. मतलब बहुत पहले भी लोगों को ये परेशानी होती थी कि ऐसा क्यों होता है. अ बॉल ऑन ग्राउंड व्हेन गिवन अ स्मॉल हिट डज नॉट मूव फॉर एवर. सच ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट रेस्ट इज नेचुरल स्टेट. मतलब ये है कि अगर कोई बॉल है हम उसको थोड़ा सा धक्का दें तो वो चलती नहीं है ना, या चलती भी है तो थोड़ी दूर जाकर रुक जाती हैं. तो इससे क्या समझ में आया कि रेस्ट मतलब कि कोई बॉडी जब नहीं चलती है तो वो रुकी रहती है. जैसे कि ये पेंसिल, रुक जाइए, ये हो गई पेंसिल की रेस्ट कंडीशन. ये पेंसिल रुकी हुई है और अब ये चल रही है. तो रेस्ट जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की नेचुरल स्टेट है. कैसी स्टेट है. नेचुरल स्टेट मतलब अपने आप नेचर होता है. कोई भी चीज़ रुकती है तो वो उसका नेचर है. गैलीलियो गैलीली नाम के साइंटिस्ट थे एंड आइजैक न्यूटन डेवलप एन एंटायरली डिफरेंट अप्रोच टू अंडरस्टैंड मोशन. उन्होंने एक नए तरीके से इन चीज़ों को समझाने का सोचा. इन आवर everyday life we observe that some effort is required to put a stationary object into motion or to stop a moving object. मतलब कहने का ये है कि हम रोज़ देखते हैं अगर आपको आपकी साइकिल चलाना है तो आप क्या करोगे, अपने पैरों से उस पर पेडल पर ताकत लगाओगे, है ना. या फिर अगर कोई चलती हुई चीज़ को रोकना है, जैसे कोई चलती हुई क्रिकेट की बॉल को कैच करना है, तो आप जब कैच करते हो तो आपके हाथ में थोड़ा सा लगता है. मतलब आपके हाथ उस पर क्या करते हैं, थोड़े से एफर्ट लगाते हैं, है ना बेटा. तो इसका मतलब कि जो भी चलती हुई चीज़ है उसको स्टेशनरी कंडीशन में लाना है, रोकना है, या फिर रुकी हुई बॉडी को मोशन में लाना है तो हमको कोई ना कोई एफर्ट करना होता है. क्या करना होता है, कोई ना कोई एफर्ट या अपनी तरफ से कोशिश करना होती है. वी ऑर्डिनरीली एक्सपीरियंस दिस
एज अ मस्कुलर एफर्ट। ये कौन से एफर्ट होते हैं? मस्कुलर, जो हम हमारे मसल से करते हैं, हमारी बॉडी से करते हैं, इसलिए इसको मस्कुलर एफर्ट कहते हैं। जो हम हमारे शरीर से करते हैं उसको क्या कहा जाता है? मस्कुलर। जो भी काम हमारे शरीर से करते हैं बच्चों वो होते हैं मस्कुलर। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? मस्कुलर एफर्ट लगाते हैं। एंड से दैट वी मस्ट पुश और हिट और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन। मतलब किसी ऑब्जेक्ट की जो मोशन की कंडीशन होती है उसको रोकने के लिए या तो हम उसको हिट करें, ठीक है, या उसको खींचें, पुल करें, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं? उस ऑब्जेक्ट की मोशन को चेंज कर सकते हैं। मोशन को क्या कर सकते हैं बच्चों? चेंज कर सकते हैं। कोई चलती हुई बॉल को हम कैसे रोक पाते हैं? हमारे हाथों से कैच करके, तो बॉल रुक जाती है, ठीक है। हम किसी आती हुई फुटबॉल को किक करते हैं तो फुटबॉल रुकती तो नहीं है, लेकिन उसकी फुटबॉल की जाने की डायरेक्शन बदल जाती है, ठीक है ना। आपने देखा होगा क्रिकेट खेलते हैं, बॉलर इधर से बॉल डालता है, बैट्समैन यहाँ से मारता है, तो बॉल तो इधर जा रही थी, उसने क्या करा? इधर फेंक दिया, तो उसने मोशन की डायरेक्शन को बदल दिया। कैसे? उसको हिट करके, उसको मार कर। यानी या तो हम पुल करें या हम किसी चीज़ को पुश करें या उसको हिट करें तो उसकी स्टेट में कोई ना कोई चेंज होता है बच्चों। लेट अस नाउ पॉन्डर अबाउट अ फोर्स। तो अब हम समझते हैं फोर्स क्या होता है। तो फोर्स, व्हाट इज इट? फोर्स क्या होता है? फोर्स नो वन हैज सीन। फोर्स को किसी ने देखा नहीं है कि फोर्स क्या होता है। टेस्टेड, ना ही उसको टेस्ट किया है, ना ही फेल्ट अ फोर्स। हाउएवर वी ऑलवेज सी और फील द इफेक्ट ऑफ फोर्स। हम फोर्स को देख नहीं सकते। कोई कहे कि फोर्स क्या होता है तो हमको नहीं पता। हम फोर्स के इफेक्ट को समझते हैं कि फोर्स कर क्या सकता है, हम वो देख लेते हैं कि फोर्स क्या कर सकता है। इट कैन ओनली बी एक्सप्लेन्ड बाय डिस्क्राइबिंग व्हाट हैपन्स व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट। मतलब हम सिर्फ ये पता लगा सकते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो वो क्या क्या कर सकता है। इस तरीके से हम फोर्स को समझ सकते हैं। हम फोर्स को नहीं देख सकते फोर्स क्या है, मगर उसके इफेक्ट को समझा जा सकता है। पुशिंग, किसी चीज़ को धकाना, हिटिंग, मारना, या पुलिंग, खींचना, आर ऑल वेज ऑफ ब्रिंगिंग ऑब्जेक्ट इन मोशन। मतलब किसी भी चीज़ को मोशन में लाने के ये तीनों तरीके होते हैं। या तो उसको हिट करो, जैसे कि बॉल होती हैं, इनको हम लोग किक करते हैं। हर चीज़ को हिट भी नहीं करते बच्चों, बॉल्स को हिट करते हैं, किक करते हैं। किसी किसी चीज़ को पुश करते हैं, जैसे आपने देखा होगा जो गाड़ी चलाते हैं लोग, ठेला गाड़ी जिसको कहते हैं, वो उसको धकाते हैं या खींचते हैं, दो में से एक काम करते हैं ना। ऐसी गाड़ी रहती है, उसके ऐसे हैंडल रहते हैं, उसको वो लोग ऐसे धकाकर आगे ले जाते हैं, जिसमें सब्जी और वेजिटेबल्स को सेल किया जाता है ना। तो या तो पुश करते हैं या पुल करते हैं। इन तरीकों से क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में आ सकता है। ऐसा क्यों होता है? दे मूव बिकॉज वी मेक अ फोर्स एक्ट ऑन देम। तो हमने क्या किया? हमने पुशिंग, पुलिंग और हिटिंग से उन पर एक फोर्स लगाया। क्या लगाया बच्चों? हमने पुशिंग, पुलिंग और हिटिंग से एक फोर्स उनके ऊपर लगाया है। तो फ्रॉम योर स्टडीज इन अर्लियर क्लासेस यू ऑल्सो familiar with the fact that a force can be used to change the magnitude of velocity। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि वेलोसिटी को कम या ज़्यादा, वेलोसिटी मतलब होता है बच्चों स्पीड, भी समझ लो, वेलोसिटी को स्पीड कह सकते हो कि कोई गाड़ी, कोई कार, साइकिल, व्यक्ति किस स्पीड से चलता है, वो हर सेकंड कितनी दूर चलता है। वो तो स्पीड आपने गाड़ियों में देखा होगा, माइलोमीटर लगा होता है ऐसा, उस पर स्पीड रहती है 10, 20, 30, 40, 50, है ना। जितनी तेज गाड़ी जाती है आपका जो माइलोमीटर का कांटा होता है वो ऐसे 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 आगे बढ़ता जाता है, मतलब स्पीड बढ़ती जाती है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को बदलने के लिए, चेंज करने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं? फोर्स का यूज कर सकते हैं। सो दैट इज टू मेक द ऑब्जेक्ट मूव फास्टर और स्लोअर। मतलब किसी बॉडी की स्पीड को बढ़ा सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं, या स्लोअर या स्पीड को कम भी किया जा सकता है। और टू चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, और उसकी मोशन की डायरेक्शन को भी बदला जा सकता है। वी ऑल्सो नो दैट अ फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट्स। फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप और साइज को भी बदल सकता है। जैसे देखिए ये स्प्रिंग है, अगर हम दोनों तरफ से इसको ऐसे खींचेंगे तो इसका शेप जो है वो भी बदल जाएगा। मतलब शेप तो चलिए ठीक है, साइज जो है वो बड़ा हो जाएगा। ये इतना बड़ा जो स्प्रिंग है वो फोर्स लगाने से इतना बड़ा हो गया।
तो ये सिर्फ इफेक्ट ऑफ फोर्स है। या फिर हम देखो किसी बलून को या किसी बॉल को, रबर बॉल को ऐसे प्रेस करते हैं तो उसका शेप कैसा हो गया, लॉन्ग हो गया, पहले स्फीयर था अब लॉन्ग हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या है, फोर्स। यानी फोर्स मतलब क्या, फोर्स एक कारण है बेटा, फोर्स एक कॉज है, एक किस जिसकी वजह से क्या क्या होता है, फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन में आ सकता है, मोशन से रेस्ट में आ सकता है, उसकी वेलोसिटी बदल सकती है ना, और उसका शेप और साइज बदल सकता है, उसको कहते हैं फोर्स। ठीक है, तो फोर्स इज एन एक्सटर्नल कॉज विच कैन चेंज और टेंड्स टू चेंज, जो बदल सकता है या बदलने की कोशिश करता है। क्या बदलने की कोशिश करता है, रेस्ट बॉडी को मोशन में, मोशन को रेस्ट में, ये सब चीज़ें करता है। तो अब शायद आप समझ गए होंगे कि फोर्स क्या होता है। तो फोर्स कोई कारण होता है जिसकी वजह से बॉडी के अंदर उसकी मोशन में और उसकी पोजीशन में चेंजेस होते हैं। चलिए, बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। बैलेंस मतलब, बैलेंस का मतलब होता है, आपने बैलेंस को कैसे समझा, आपने देखा होगा, आप जब कहीं किसी के यहाँ कुछ सामान खरीदने जाते हैं तो उसके बाद ऐसा एक तोलने का होता है, कांटा सा होता है, उसमें इस तरफ वो 1 kg 2 kg 50 ग्राम 200 ग्राम रखता है, और इधर कुछ सामान उसके बराबर करके जब बैलेंस हो जाता है, जब कैसा हो जाता है बैलेंस, तो आपको बोलता है हाँ भैया ये 1 kg हो गया, इसे ले जाओ। तो बैलेंस मतलब जब दोनों साइड बराबर हो जाती है। ठीक है, तो फोर्सेस के केस में क्या चलता है वो भी आप समझा लेते हैं। ओके, इस पहले डायग्राम को देख लीजिए क्योंकि इसका यूज़ होगा। ये क्या है, एक टेबल है जिसके ऊपर एक बुक रखी हुई है। ठीक है, फिगर 9.3 शोज अ वुडन ब्लॉक, एक वुडन ब्लॉक है ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल, किसी टेबल के ऊपर एक लकड़ी का टुकड़ा रखा है, या बुक मान सकते हो, बुक भी बोल सकते हो। 2 स्ट्रिंग एक्स एंड वाई आर टाइड टू दी 2 अपोजिट फेसेस ऑफ ब्लॉक एज शोन। मतलब यहाँ पर हमने क्या करा, 2 धागे बांध दिए, एक इस तरफ एक्स और इस तरफ वाई। इफ वी अप्लाई अ फोर्स बाय पुलिंग द स्ट्रिंग एक्स द ब्लॉक बिगेंस टू मूव टू राइट। बिल्कुल सही है, अगर मैं इस तरफ से खींचूंगा इस रस्सी से तो ब्लॉक क्या करेगा, इस तरफ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, सिमिलरली इफ वी पुल द स्ट्रिंग वाई, अगर मैं वाई यानी इस तरफ की रस्सी को खींचूंगा तो वो इस तरफ चला जाएगा। ठीक है, द ब्लॉक मूव्स टू द लेफ्ट, बट इफ द ब्लॉक इज पुल्ड फ्रॉम बोथ द साइड्स विथ इक्वल फोर्सेस, लेकिन अगर हम दोनों तरफ से बराबर फोर्स लगाकर खींचें तो क्या होगा, द ब्लॉक विल नॉट मूव। तो ब्लॉक मूव नहीं करेगा, वो चलेगा क्या, नहीं, क्योंकि जितना फोर्स उस पर लेफ्ट में लग रहा है सेम फोर्स उस पर राइट में भी लगेगा, तो वो कहीं जाएगा क्या, नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका सीधा सा मतलब है कि आपने 2 फोर्स लगाए लेकिन बॉडी फिर भी अपनी जगह पर रुकी है, तो इसको कहते हैं बैलेंस्ड फोर्सेस। तो ये फोर्सेस क्या है, एक दूसरे को उन्होंने बैलेंस कर दिया है, दोनों फोर्सेस ने क्या करा है, एक दूसरे को बैलेंस कर दिया है। एक्स वाले फोर्स को किसने बैलेंस किया, वाई ने, या ये कह लो वाई वाले फोर्स को एक्स ने बैलेंस किया। द ब्लॉक विल नॉट मूव, सच फोर्सेस आर कॉल्ड बैलेंस फोर्सेस। इस प्रकार के फोर्सेस को क्या कहते हैं बच्चों, बैलेंस फोर्सेस, क्योंकि फोर्स लगाने पर भी मोशन नहीं हो रही है। मतलब अगर आपसे बोला जाए, मैं आपसे बोलता, ये नहीं बोलता कि इधर क्या हो रहा है, मैं बोलता कि मैंने एक्स पर फोर्स लगाया लेकिन बॉडी मूव नहीं कर रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पर दूसरी तरफ से भी कोई फोर्स लग रहा होगा जो इसको रोक रहा है या इसको बैलेंस कर रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के फोर्सेस क्या होते हैं, बैलेंस फोर्सेस होते हैं। एंड डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन of an object. Now let us consider a situation in which 2 opposite forces of different magnitude pull the block. In this case the block would begin to move in direction of greater force. मतलब ये कहना चाहते हैं कि भाई x और y अगर में से कोई भी एक फोर्स ज़्यादा हो एक फोर्स कम हो, मान लो कि x अगर ज़्यादा होगा और y कम होगा तो वो x की तरफ जाएगा, और अगर y ज़्यादा होता है तो वो y की तरफ जाएगा। बिगेन टू मूव टूवर्ड ग्रेटर, जो फोर्स बड़ा होता है ग्रेटर उसकी तरफ जाता है। दिस सजेस्ट दैट, ये हमको क्या बताता है, एन अनबैलेंस्ड फोर्स, मतलब अभी हमने क्या देखा था कि जब 2 फोर्सेस एक दूसरे के बराबर लगे थे एक्स और वाई पर तो वो बैलेंस थे, लेकिन जब मैंने एक्स में ज़्यादा फोर्स लगाया या वाई तरफ ज़्यादा फोर्स लगाया तो बॉडी उसकी तरफ चलने लगी, मतलब अनबैलेंस्ड फोर्स हो गए। बैलेंस होते तो कहीं जाती क्या,
नहीं, यानी जब हमने अलग अलग फोर्स लगाए तो वो फोर्सेस अनबैलेंस्ड थे। कैसे थे? अनबैलेंस्ड थे। और अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या करते हैं? मोशन को कॉज करते हैं। अनबैलेंस्ड फोर्सेस की वजह से क्या होती है? मोशन होती है। दिस सजेस्ट दैट अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट ब्रिंग्स इन मोशन। मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा विच टाइप ऑफ फोर्सेस कॉज मोशन, तो आप क्या कहोगे? अनबैलेंस्ड फोर्स। जो फोर्सेस अनबैलेंस्ड होते हैं वो ही मोशन कर सकते हैं। What happens when some children try to push a box on a rough floor? If they push box with a small force, the box does not move because of friction। मतलब हम ये कह रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हम रफ सरफेस पर मोशन करवा रहे हैं, जैसे कि एक बॉक्स जो यहाँ दिखाए गए थे, इनको अगर हम रोड के ऊपर पुश करते हैं, धकाते हुए ले जाना चाहें और बहुत ही थोड़ा सा फोर्स लगाएं, है ना, बहुत थोड़ा सा फोर्स लगाएं, ठीक है। जैसे कि ये है, अगर कोई बच्चा इसको धीरे से टच करता है, मान लो ये तो खैर बहुत छोटी है, लेकिन कोई मान लो बहुत बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, अगर अपन उस पर थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं तो मोशन नहीं करती। आप सभी जानते हैं कि अगर किसी कार को एक व्यक्ति को धकाने को कहा जाए या किसी बड़े से ट्रक को, तो हम लोग नहीं कर पाते हैं। क्यों? इसका रीज़न है एक टाइप का फोर्स जिसको कहते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फोर्स लगता है जो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में होती है। बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग इन डायरेक्शन अपोजिट टू द पुश। अब ये समझ ही लो क्योंकि आया है तो। दिस फ्रिक्शन फोर्स अराइजेस बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टेक्ट। फ्रिक्शन कहाँ लगता है? जब दो सरफेस कॉन्टेक्ट में होती है। ये आपकी ज़मीन है, मतलब ग्राउंड, इसके ऊपर मैंने एक बॉक्स रखा है ना, एक बच्चे ने इधर से इसको पुश कर रहा है, तो ये फोर्स इधर लगा रहा है। डायरेक्शन फोर्स की किधर है? इस तरफ। ये इसको धका रहा है, लेकिन वो बहुत थोड़ा फोर्स लगा रहा है, ठीक है। इस थोड़े से फोर्स की वजह से क्या होता है? बॉडी आगे चलती है क्या? बॉडी आगे नहीं चलती है। क्यों? क्योंकि इस ज़मीन यानी कि जो ये ग्राउंड है और ये ऑब्जेक्ट, इन दोनों के बीच में यहाँ इनकी जो सरफेस एक दूसरे से टच हो रही है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये पेज इस बुक के साथ टच हो रहा है, तो इन दोनों की जो सरफेस कांटेक्ट में है, इनके बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स काम करता है। और फ्रिक्शन फोर्स हमेशा किस तरफ काम करता है? अपोजिट टू द मोशन। मतलब मैं अगर आपसे बोलूं कि इधर फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा, तो फ्रिक्शन इस तरफ लग रहा होगा, क्योंकि हमारा फोर्स इधर लग रहा है। फोर्स जिधर लगता है, फ्रिक्शन हमेशा उसके अपोजिट लगता है और मोशन को रोकता है। इसीलिए हम बड़ी बड़ी गाड़ियों को, ट्रक्स को नहीं धका पाते हैं, क्योंकि उसमें जो फ्रिक्शन लगता है वो बहुत ज़्यादा होता है और हम लोग उतना फोर्स नहीं लगा सकते। तो हमने क्या देखा कि जब दो सरफेस कांटेक्ट में होती है तो उनके बीच में लगता है फ्रिक्शन फोर्स। इन दिस केस बिटवीन द बॉटम ऑफ द बॉक्स एंड फ्लोर्स रफ सरफेस इट बैलेंसेस द पुशिंग फोर्स। मतलब ये जो फ्रिक्शन का फोर्स है क्या करता है? ये जो हम बाहर से फोर्स लगाते हैं उसको बैलेंस कर देता है, जिसलिए गाड़ी मूव नहीं होती है। जिस वजह से क्या होती है, कोई गाड़ी जिसको हम पुश कर रहे हैं वो मोशन में नहीं आएगी, या कोई बॉक्स है जिसको हम धका रहे हैं वो मोशन में नहीं आएगा। एंड देयरफॉर द बॉक्स डज नॉट मूव। द चिल्ड्रन पुश द बॉक्स हार्डर बट द बॉक्स स्टिल डज नॉट मूव। बच्चों ने उस पर और ज़्यादा फोर्स लगाया, मगर फिर भी वो फोर्स से मोशन नहीं हुई। दिस इज बिकॉज द फ्रिक्शन फोर्स स्टिल बैलेंसेस द पुशिंग फोर्स। तो इसका मतलब क्या है? अभी भी फ्रिक्शन फोर्स जो है वो लगाने वाले फोर्स को बैलेंस कर रहा है। फ्रिक्शन फोर्स अभी भी क्या कर रहा है? लगने वाले या बच्चे जो फोर्स लगा रहे हैं उसको बैलेंस कर रहा है। इफ द चिल्ड्रन पुश द बॉक्स हार्डर स्टिल the pushing force becomes bigger than the friction force. There is an unbalanced force, so the box start moving। मतलब जब वो बहुत ही ज़्यादा फोर्स लगा देते हैं कि इतना फोर्स लगाते हैं कि फ्रिक्शन उसको बैलेंस नहीं कर पाता है, तब वो बॉडी या बॉक्स चलने लग जाएगा। What happens when we ride a bicycle? अगर हम किसी बाइसिकल को चलाएं तो क्या होगा? When we stop pedaling, जब हम पेडलिंग मतलब पेडल मारना बंद कर देते हैं, द बाइसिकल begins to slow down। begins मतलब चालू हो जाती है, स्लो डाउन मतलब धीमा होने चालू हो जाती है। एकदम नहीं रुकती कि आपने पेडल छोड़े और बंद हो गई, वो धीरे धीरे बंद होती है। लेकिन वो जैसे ही आपने पेडल मारना बंद किया वो स्लो होना चालू हो जाएगी, उसी सेकेंड से वो स्लो होना लग जाएगी।
दिस इज अगेन बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। ये भी क्यों होता है, चलती हुई गाड़ी क्यों रुकती है, क्योंकि टायर्स और रोड के बीच में क्या लगता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है, जो मोशन के अपोजिट होता है। किस तरफ होता है, मोशन के अपोजिट। फिर से डायग्राम दिखाऊंगा। आपके टायर्स ऐसे आगे की तरफ चलते हैं, ऐसा चलता है टायर, यूं घूमते घूमते आप आगे पहुंच जाते हो, और फ्रिक्शन किधर लगता है, फ्रिक्शन लगता है इस तरफ। तो धीरे धीरे ये फ्रिक्शन क्या करता है, मोशन को कम 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 करके एक समय रोक ही देता है ना। इन ऑर्डर टू कीप द बाइसिकल मूविंग, अगर बाइसिकल को चलाते रहना है तो हमें क्या करना होता है, वी हैव टू स्टार्ट पेडलिंग अगेन। तो हमको फिर से क्या करना है, पेडल फिर से मारना स्टार्ट करना होता है। इट दस अपीयर्स दैट एन ऑब्जेक्ट मेंटेन्स इट्स मोशन अंडर कंटिन्यूअस एप्लीकेशन ऑफ एन अनबैलेंस्ड फोर्स। मतलब ये कैसी एप्लीकेशन है, यहाँ पर हम लोग कंटिन्यूअसली फोर्स लगाते रहते हैं। क्या लगाते रहते हैं, कंटिन्यूअसली उस पर एक फोर्स लगाते रहते हैं जो साइकिल को चलाए रहता है। और कैसे फोर्स होते हैं वो, अनबैलेंस्ड। कैसे होते हैं बच्चों, अनबैलेंस्ड फोर्सेस होते हैं। An object moves with a uniform velocity when the forces, pushing force and frictional forces acting on the object are balanced and there is no net external force on it। क्या मतलब हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है, कैसी वेलोसिटी में बच्चों, यूनिफॉर्म यानी एक जैसी वेलोसिटी से चल रहा है, when the forces पुशिंग हो या फ्रिक्शनल हो, एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट आर बैलेंस्ड। मतलब अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को एक जैसी मोशन में चलाते रहते हैं, समझिए बात को, कोई ऑब्जेक्ट है वो एक 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है इस तरफ, तो फ्रिक्शन तो उस पर हमेशा लगेगा, है ना। तो अगर इसको यूनिफॉर्म मोशन में बनाना है, हमको यूनिफॉर्म मोशन में बनाए रखना है, तो हमको इस पर क्या करना पड़ेगा, बैलेंस फोर्स लगाना पड़ेगा। मतलब इसके फ्रिक्शन को ख़त्म करने के लिए कुछ फोर्स इधर से लगाना पड़ेगा, अगर ये यूनिफॉर्म मोशन में है तो। यानी ये नहीं कह सकते कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है, एक जैसी मोशन में चल रही है, तो इस पर फोर्स नहीं लगता है। यूनिफॉर्म मोशन में भी जब वो चलती है तो इस पर फोर्सेस लगते हैं और एक दूसरे से बैलेंस भी होते हैं। तो इफ एन अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट देयर विल बी अ चेंज आइदर इन इट्स स्पीड और इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मतलब अगर हम अनबैलेंस फोर्स लगाते हैं तो दो चीज़ होती है, या तो उसकी मोशन बदलती है या मोशन की डायरेक्शन बदलती है। एन अनबैलेंस्ड फोर्स इज रिक्वायर्ड, हमको हमेशा किसी बॉडी को मोशन कराने के लिए कैसा फोर्स चाहिए, अनबैलेंस्ड। एंड द चेंज इन इट्स स्पीड और इन डायरेक्शन ऑफ मोशन would continue as long as, जब तक disbalanced force is applied, जब तक आप बैलेंस फोर्स लगाते रहोगे तब तक उसकी मोशन में चेंज होता रहेगा। आपने अनबैलेंस फोर्स लगाते रहोगे तब तक मोशन चलती रहेगी। जैसे ही आपके फोर्सेस बैलेंस हुए तो मोशन में चेंज होना बंद हो जाएगा। If this force is removed completely, the object would continue to move with the velocity it has acquired till then। तो फिर उसके पास जितनी वेलोसिटी थी पहले, उसी वेलोसिटी से वो चलता रहेगा। अगर हम फोर्सेस या बैलेंस फोर्स, मतलब फोर्सेस को बैलेंस कर दें या फोर्सेस को हटा दें। तो यहाँ तक आप समझ चुके होंगे कि फोर्स क्या क्या करता है बच्चों। तो फोर्स हमारा करता है, किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में लाता है। लेकिन रेस्ट से मोशन में लाने के लिए कैसा ऑब्जेक्ट चाहिए, कैसे फोर्सेस चाहिए, बैलेंस्ड फोर्सेस चाहिए बच्चों। इसके अलावा मोशन को रेस्ट में बदल देता है, मोशन को किस में बदल देता है, रेस्ट में बदल देता है। और क्या करता है, रेस्ट से मोशन, मोशन से रेस्ट, एंड चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मैंने एग्जाम्पल भी समझाया था इसका आपको, क्या था, क्रिकेट मैच, बॉलर बॉल फेंकता है, इस तरफ जाती है, बैट्समैन अपने बैट से उसको हिट करता है और बॉल को वापस उसके अपोजिट डायरेक्शन में भेज देता है ना। तो ये सब काम इसके होते हैं। इसके अलावा चेंज द स्पीड भी हो गया, मोशन भी हो गया, डायरेक्शन हो गया, शेप और साइज को भी बदल सकता है, शेप एंड साइज को भी चेंज कर सकता है मोशन। लेकिन यहाँ हमको शेप और साइज से ज़्यादा मतलब नहीं है, ठीक है, हमको सिर्फ उसकी रेस्ट और मोशन से मतलब है।
तो पहला लॉ देखेंगे मोशन का। मोशन के कुछ लॉज दिए थे ग्रेट साइंटिस्ट मिस्टर न्यूटन ने, हम उनको पढ़ेंगे। जिसका पहला लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, देखते हैं। बाय ऑब्जर्विंग द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन एन inclined plane, Galileo deduced that objects move with a constant speed when no force act on them. Okay, उन्होंने क्या डिस्कवर किया कि किसी इंक्लाइंड प्लेन पर, इंक्लाइंड प्लेन मतलब बच्चों एक छोटा सा गेम आप लोग खेलते हो, है ना, ऐसे यहाँ पर पेन और पेंसिल रख के, चौक रख के बच्चे ऐसे यहाँ से गिराते हैं और नीचे जाकर वो टकराते हैं, जिसका टकराता है वो जीत जाता है ना। मतलब इसको इंक्लाइंड प्लेन कहते हैं। इंक्लाइंड प्लेन मतलब क्या होता है कि ये पेंसिल अभी ऐसी रखी हुई है, अभी पेंसिल को ऐसा कर दिया तो ये इंक्लाइंड हो गई है। क्या हो गई है, इंक्लाइंड। अगर यहाँ पर मैं कोई चौक रखता हूँ तो वो नीचे फिसल के आ जाएगी। मतलब ऐसी चीज़ें जो ऐसी नहीं है, हॉरिजॉन्टल नहीं, जिसका एक हिस्सा कुछ ऊंचा हो और एक हिस्सा कुछ नीचा हो, जैसे कि ये वेज, इस लकड़ी का टुकड़े को देखो, इसका एक कोना यहाँ पर है और एक ऊपर है। अगर मैं यहाँ बॉल रखूँगा तो वो रोल करते हुए नीचे आ जाएगी। इसको कहते हैं इंक्लाइंड प्लेन। क्या कहते हैं, इंक्लाइंड प्लेन कहा जाता है। ही ऑब्जर्व्ड दैट व्हेन अ मार्बल रोल्स डाउन, जब एक मार्बल का टुकड़ा रोल होता है, एन इंक्लाइंड प्लेन, इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस, मतलब उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है। In the next chapter, you will learn that the marble falls under the unbalanced force of gravity as it rolls down. मतलब अगले लेसन में पढ़ेंगे ग्रेविटी वाले में, है ना, कि ग्रेविटी के अनबैलेंस फोर्स की वजह से वो रोल डाउन होता है नीचे। एंड अटेन्स अ डेफिनेट वेलोसिटी बाय द टाइम इट रीचेस द बॉटम, और जब वो नीचे आता है यहाँ से तो उसके पास एक फिक्स्ड वेलोसिटी हो जाती है। Its velocity decreases when it climb up as shown in the figure, और अगर उसको ऊपर की तरफ ले जाया जाए तो उसकी स्पीड धीरे धीरे वेलोसिटी कम होती जाती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर ले जाया जाए तो उसकी स्पीड क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। When it climbs up shown in the figure, और सी वाले डायग्राम में क्या दिया है देखते हैं। shows a marble resting on an ideal frictionless plane inclined on both sides. Galileo argued that when the marble is released from left, it will roll down the slope and go up on the opposite side to the same height from which it was released. मतलब कहने का है कि अब हमने क्या करा है, अब हमने ऐसे दो इंक्लाइन प्लेन बनाए, एक है ये दिख रहा है आपको और एक है ये, और ये दोनों सरफेस कैसी है, फ्रिक्शन लेस है। कैसी है, फ्रिक्शन, मतलब इनमें फ्रिक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने भी इससे पहले देखा कि फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, चलती हुई साइकिल रुक जाती है, चलती हुई बॉल रुक जाती है। इसका मतलब फ्रिक्शन की वजह से मोशन रुकती है। लेकिन हाँ, हमने बोला है कि ऑब्जेक्ट जो है वो फ्रिक्शन लेस है। तब क्या होगा, जितनी हाइट से यहाँ से मैं बॉल को छोड़ूंगा वो यहाँ तक आएगा और ड्यू टू इनर्शिया आगे भी जाएगा, और जितनी हाइट यहाँ है उतनी हाइट पर वो बॉल ऊपर जाएगी। अगर क्या है, फ्रिक्शन लेस, ये वेजेस कैसे हैं, ये इंक्लाइन प्लेन कैसा है, अगर फ्रिक्शन लेस है तो ऐसा होगा। If the inclination of an plane on both sides are equal, then the marble will climb the same distance that it covered while rolling down. If the angle of inclination of the right side of the plane were gradually decreased, then the marble would travel further distance till it reaches the original height of the right side plane were ultimately made horizontal. That is, the slope is reduced to zero. The marble would continue to travel forever trying to reach the same height that is it was released from. मतलब कहने का है कि अगर हमें धीरे धीरे इस प्लेन को यहाँ से इस टाइप करता जाऊँ और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा, तो ये बॉल रुकेगी ही नहीं, चलती रहेगी, क्योंकि सरफेस कैसी है, फ्रिक्शन लेस होती है। कैसी होती है बच्चों, फ्रिक्शन लेस सरफेसेस होती हैं।
तो ऐसा क्यों कि वो चलती रहेगी बच्चों? क्योंकि उसकी मोशन को रोकने के लिए कोई दूसरा फोर्स नहीं है, कोई दूसरा फोर्स नहीं है। इसका मतलब इन दिस केस द अनबैलेंस्ड फोर्सेस ऑन द मार्बल इन दिस केस आर जीरो। मतलब मार्बल को रोकने के लिए या बैलेंस करने के लिए कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, यानी कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं है जो इसको बैलेंस कर सके। तो इफ द सजेस्ट दैट अनबैलेंसेस या अनबैलेंस्ड या एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द मोशन। मतलब किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को बदलने के लिए, रेस्ट से मोशन या मोशन से रेस्ट में लाने के लिए कैसा फोर्स चाहिए? कोई अनबैलेंस्ड या एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, कोई अनबैलेंस्ड या एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत होती है। द मोशन ऑफ द मार्बल बट नो नेट फोर्स इज नीडेड। लेकिन कोई नेट फोर्स की ज़रूरत नहीं होती है टू सस्टेन द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ मार्बल। लेकिन उसको यूनिफॉर्म मोशन में चलाने के लिए कोई एक्स्ट्रा फोर्स की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही चलता रहेगा उस कंडीशन में। तो इन प्रैक्टिकल सिचुएशन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अचीव अ जीरो अनबैलेंस फोर्स। मतलब ऐसा बहुत मुश्किल होता है कि ज़ीरो अनबैलेंस फोर्स हो, है ना। फोर्सेस किसी ना किसी तरीके से तो बैलेंस हो ही जाते हैं। बहुत सारे फोर्सेस हमारे एटमॉस्फेयर की, एयर लगाती है बहुत बार फोर्सेस, जो चीज़ें हवा में चलती हैं, ज़मीन पे चलने वाले ऊपर फ्रिक्शन होता है, ठीक है। तो दिस इज बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स जमीन पे चलने वाली हर चीज़ों में लगता है। दस इन प्रैक्टिस द मार्बल स्टॉप्स आफ्टर ट्रेवलिंग सम डिस्टेंस। इसका मतलब अगर ऐसा होगा कभी भी प्रैक्टिस में तो कुछ समय बाद बॉल रुक ही जाएगी, क्योंकि वो सीधे रास्ते पर चलेगी। सो द इफेक्ट ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स में बी मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग ए स्मूथ मार्बल। मतलब हम फ्रिक्शन के फोर्स को कम कर सकते हैं लेकिन बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते हैं। एंड ए स्मूथ प्लेन एंड प्रोवाइडिंग अ लुब्रिकेंट ऑन टॉप ऑफ प्लेन्स। मतलब हम ऑयल करके, तेल लगाकर, है ना, उसको थोड़ा सा स्मूथ बना सकते हैं, जिससे क्या होगा, वो ज़्यादा देर में रुकेगा, लेकिन अल्टीमेटली कभी ना कभी आगे जाके तो रुकना ही है, कन्फर्म्ड है ये। Newton further studied Galileo's idea on force and motion and presented three fundamental laws that govern the motion of object। मतलब न्यूटन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने गैलीलियो के सारी आइडियाज़ को आगे स्टडी किया और फिर उन्होंने कुछ लॉज दिए जिनको कहते हैं लॉज ऑफ मोशन। ऐसे 3 लॉ उन्होंने दिए हैं। तो हम सबसे पहले फर्स्ट लॉ पढ़ते हैं कि फर्स्ट लॉ क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? An object remains in the state of rest or of uniform motion in a straight line unless compelled to change that state by an applied force। मतलब क्या हुआ कि जो रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगा और जो यूनिफॉर्म मोशन में है वो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। लेकिन कब तक? जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। अगर आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो उसकी मोशन चेंज हो जाएगी। इन अदर वर्ड्स ऑल ऑब्जेक्ट रेजिस्ट अ चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन, है ना। मतलब क्या है कि उसकी मोशन को, हर एक ऑब्जेक्ट ऐसा होता है जो उसकी मोशन का अपोज करता है। रेजिस्ट करना मतलब अपोज करना। ऑल ऑब्जेक्ट रेजिस्ट अ चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन, मतलब उनकी मोशन में या रेस्ट की स्टेट को हर ऑब्जेक्ट अपोज करता है। कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर पेंसिल है, रुकी हुई है, तो जब आप इसको मोशन में लाना चाहोगे तो ये कोशिश करेगी कि मोशन में ना जाए, ठीक है। वैसे ही अगर कोई बॉडी स्पीडली चल रही है एक जैसी स्पीड से, तो वो अपोज करेगी कि वो रुके, वो उसको अपोज करती है, ठीक है। सो द टेंडेंसी ऑफ disturbed object to stay at rest or to keep moving with the same velocity is called inertia। मतलब हर बॉडी के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे कि वो अपनी स्टेट को, रेस्ट हो चाहे मोशन को, चेंज करने का अपोज करती है। उस प्रॉपर्टी को, उस बॉडी की इस प्रॉपर्टी को इनर्शिया कहा जाता है, इनर्शिया ऑफ द बॉडी। एंड दिस इज व्हाई द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। इसीलिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को क्या कहते हैं?
लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है बच्चों। Certain experiences that we come across while traveling in a motor car can be explained on the basis of the law of inertia। बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया से। We tend to remain at rest with respect to the seat until the driver apply a braking force to stop the motor car. With the application of brakes, the car slow down, but our body tends to continue in the same state of motion because of its inertia. A sudden application of brake may thus cause injury to us by impact of collision with the panels in front। ये क्यों होता है बच्चों? अब इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझते हैं, क्योंकि पढ़ तो हमने लिया है लेकिन प्रैक्टिकली समझना बहुत ज़रूरी है। फॉर दिस वी नीड सम पेजेस। तो देखिए बच्चों, उन्होंने जो बोला है मैं आपको समझाता हूँ। ये कोई मूविंग कार है जिसके अंदर रामलाल जी बैठे हैं मज़े से, और एक गाड़ी ऐसे चल रही है, ठीक है। जब ये गाड़ी ऐसे चल रही है तो इसका पूरी बॉडी जो है, इसका जो पूरा शरीर है वो गाड़ी के साथ उसी मोशन से चल रहा है ना। सेम मोशन से, जिस मोशन से गाड़ी चल रही है रामलाल जी भी उसी मोशन से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हुआ क्या, आपने लगाया ब्रेक, ब्रेक लगने से गाड़ी रुकी, या उसकी स्पीड क्या हो गई, उसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो गई, जिससे क्या हुआ, गाड़ी तो रुक गई, लेकिन और ये जो रामलाल जी हैं इनके पैर जो हैं वो गाड़ी के पूरे कांटेक्ट में है, तो इनके जो पैर हैं वो भी रुक गए। लेकिन होता क्या है कि जो ऊपर का हिस्सा है ना, ये गाड़ी के कांटेक्ट में नहीं है, तो जब ब्रेक लगाओगे ना तो भी ये जो ऊपर का हिस्सा है ये अभी भी मोशन में रहेगा। किस में रहेगा? मोशन में रहेगा, जिससे इसके पैर तो कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन आगे का हिस्सा ऐसे जाके कांच में टकरा जाता है। बहुत बार ज़्यादा तेज ब्रेक लगाओ या हमारा आगे खिसक जाता है, व्यक्ति एकदम आगे की तरफ धकता है जैसे ही आपकी गाड़ी में ब्रेक लगाया जाता है तो, ठीक है। तो अगर आपको किसी एक्सीडेंट या उससे बचना है तो सीट बेल्ट जरूर लगाएं, क्योंकि वो आपको रोक सकता है, बचा सकता है। सो क्लास, ये था हमारा एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा बिकॉज ऑफ इनर्शिया। सेफ्टी बेल्ट्स आर वॉर्न टू प्रिवेंट सच एक्सीडेंट। इस प्रकार के एक्सीडेंट से बचने के लिए क्या बोलते हैं? वॉर्न, यानी पहनना चाहिए। सेफ्टी बेल्ट हमको पहनना चाहिए, है ना। सेफ्टी बेल्ट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन आवर बॉडी टू मेक द फॉरवर्ड मोशन स्लोअर। मतलब सेफ्टी बेल्ट क्या करते हैं बच्चों? आपको रोकते हैं, आपकी बॉडी आगे जा रही है तो वो आपको स्टॉप करते हैं, अपोजिट फोर्स लगाते हैं, ठीक है। एन अपोजिट एक्सपीरियंस इज एनकाउंटर्ड व्हेन वी आर स्टैंडिंग इन बस एंड द बस बिगिंस टू मूव सडनली। अगर हम एक बस में खड़े हैं और बस में मोशन हो जाता है सडनली, अचानक से बस चलने लग जाती है। नाउ वी टेंड्स टू फॉल बैकवर्ड, लेकिन तो हमें क्या होता है, हम पीछे की तरफ गिरने लग जाते हैं। दिस इज बिकॉज अगेन द सडन स्टार्ट ऑफ द बस ब्रिंग्स मोशन टू द बस एज वेल एज अवर फीट। वो हमारे पैरों को भी मोशन में ले आते हैं, ठीक है, जो कि बस के साथ कॉन्टेक्ट में है। बट द रेस्ट ऑफ बॉडी अपोजेस दिस मोशन बिकॉज ऑफ इनर्शिया। और जो शरीर का बाकी हिस्सा है ऊपर का, वो इनर्शिया की वजह से मोशन में नहीं आता और पीछे की तरफ गिर जाता है। When a motorcycle या मोटर कार मेक्स अ शार्प टर्न, शार्प मतलब एकदम अचानक से हम लोग कोई टर्न ले लेते हैं, एट अ वेरी हाई स्पीड वी टेंड्स टू गेट थ्रोन टू वन साइड। मतलब अगर आप एक कार में बैठे हुए हैं और वो कार ऐसे स्ट्रेट जा रही है, ठीक है, आप यहाँ पर बैठे हुए हो और कार ऐसे सडनली ऐसे घूम जाएगी, तो आप क्या करोगे? आप दीवार की तरफ टकराओगे, है ना, आप विंडो की तरफ फिसल जाओगे। क्यों? क्योंकि बॉडी आपकी सीधी जा रही है लेकिन कार ऐसे मुड़ गई है, तो आप ऐसे बैठे तो आप तो आगे जाओगे ना, क्योंकि आपकी बॉडी ने मोशन नहीं करी है, मोशन सिर्फ कार ने मुड़ी है, आपकी बॉडी अभी भी उसी मोशन में जा रही है, तो वो ऐसे फिसल जाती है इस तरफ। इसीलिए आप हमेशा खिड़की की तरफ टकराते हो अगर आप कोई गाड़ी टर्न लेती है या शार्प टर्न लेती है तो, और हाई स्पीड पर। दिस कैन अगेन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया। वी टेंड टू कंटिन्यू इन अवर स्ट्रेट लाइन मोशन। हम सीधे रास्ते पर ही चलते रहती है हमारी बॉडी। व्हेन एन अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड बाय द इंजन टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द मोटर कार।
We slip to one end of a seat due to inertia of body. The fact that a body will remain at rest unless acted upon by an unbalanced force can be illustrated through the following activity. एक एक्टिविटी दी है, उसको भी उससे भी हम समझने की कोशिश करते हैं. अभी तक वैसे आप काफ़ी कुछ समझ चुके होंगे. मेक अ पाइल ऑफ, ऐसे बड़ा सा बहुत सारे कैरम की जो ये खेलने की क्या बोल सकते हैं, गोटियाँ कहते हैं हिंदी में, तो इनको ऐसे रखते हैं ऊपर ऊपर, है ना. तो एक पाइल ऐसे बड़ा सा एक बीम सा पाइल सा बन जाता है, ऐसे बहुत सारी ऊंची हाइट सी बन जाती है बिल्डिंग टाइप से, है ना. अटेम्प्ट अ शार्प हॉरिजॉन्टल हिट एट द बॉटम ऑफ द पाइल यूजिंग अनादर कैरम कॉइन और द स्ट्राइकर. मतलब अगर हम ऐसे स्ट्राइकर से जोर से ऐसे मारते हैं तो क्या होगा, द बॉटम कॉइन मूव्स आउट क्विकली. जो सबसे नीचे का कॉइन है वो जल्दी से आगे चला जाता है. Once the lowest coin is removed, the inertia of other coins makes them fall vertically on the table. जैसे ही नीचे वाला निकल जाता है तो ऊपर वाले क्या होते हैं, ड्यू टू इनर्शिया वो नीचे आ जाएंगे, है ना, क्योंकि उनके नीचे कोई जगह ही नहीं बची, तो वो नीचे की तरफ आ जाते हैं. नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बच्चों, क्या बोला उन्होंने. नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक कॉइन है, या ये कह लो कि एक कॉइन है जो एक खाली ग्लास के ऊपर हमने एक पेज या थोड़ा सा कार्डबोर्ड रखा है. मैं समझा देता हूँ, पढ़ लेना आप लोग. और जैसे ही हम अगर सडनली हम बहुत जल्दी से इस कार्डबोर्ड को खींच लें या ऐसे मारें तो क्या होगा, कार्डबोर्ड के साथ ये ऑब्जेक्ट नहीं जाएगा, है ना. वो जो कॉइन है वो कार्डबोर्ड चला जाएगा, कॉइन वहीं ऊपर रह जाएगा, यहीं पर रह जाएगा. लेकिन अगर इसके नीचे कोई जगह नहीं है तो वो ड्यू टू ग्रेविटी नीचे यहाँ पर गिर जाता है. ये यहाँ पर बताया गया है. चलिए तो अब हम इनर्शिया और मास को और पढ़ लेते हैं. ऑल द एग्जाम्पल एंड एक्टिविटीज गिवन सो फॉर इलस्ट्रेट दैट देयर इज अ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स मोशन. मतलब हर एक ऑब्जेक्ट अपनी मोशन का रजिस्ट करता है, अपोज करता है या रोकता है. इफ इट इज एट रेस्ट इट टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट, तो वो रेस्ट में ही रहने की कोशिश करेंगी. इफ इट इज मूविंग इट टू कीप मूविंग, वो मूव ही करती रहेगी. दिस प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द इनर्शिया. बॉडी की इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, इनर्शिया कहते हैं बच्चों. डू ऑल द बॉडीज हैव द सेम इनर्शिया. क्या सब बॉडी के इनर्शिया सेम होता है. वी नो दैट इट इज ईजियर टू पुश एन एम्प्टी बॉक्स देन अ बॉक्स फुल ऑफ बुक्स. मतलब हम किसी खाली डब्बे को पुश करना और उस बॉक्स के अंदर बहुत सारी किताबें रख दी उसको पुश करना, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है. जिसके अंदर बहुत सारी बुक्स हैं उसको आगे बढ़ाना थोड़ा मुश्किल होता है. सिमिलरली इफ वी किक अ फुटबॉल इट्स फ्लाइज अवे, बट इफ वी किक अ स्टोन ऑफ सेम साइज विथ अ इक्वल फोर्स इट हार्डली मूव. मतलब अगर हम किसी पत्थर को किक करें तो वो नहीं जाएगा, लेकिन एक खाली फुटबॉल को किक करें तो शायद बहुत दूर चली जाएगी. Similarly, in activity 9.2, instead of 5 rupee coin, if we use a 1 rupee coin, we find that a lesser force is required to perform the activity. तो हो सकता है हमको कम फोर्स लगाना पड़े. तो a force that is just enough to cause a small cart to pick up a large velocity will produce negligible change in the motion of train. मतलब एक बड़ा फोर्स जो क्या कर सकता है, किसी कार को या किसी घोड़ा गाड़ी को बहुत तेज दौड़ा सकता है, वो एक ट्रेन को शायद हिला भी ना पाए क्योंकि ट्रेन में ज्यादा मास होता है ना. दिस इज बिकॉज इन कंपेरिजन टू द कार्ट द ट्रेन हैज मच लेसर टेंडेंसी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन. तो दोनों में डिफरेंस है, दोनों के मोशन को चेंज करने की टेंडेंसी में डिफरेंस है. तो अकॉर्डिंगली वी से दैट द ट्रेन हैज मोर इनर्शिया देन द कार्ट. मतलब ये हुआ कि ट्रेन उतने फोर्स से चलेगी क्या, नहीं चलेगी. यानी ट्रेन का इनर्शिया कैसा है, ट्रेन का इनर्शिया घोड़ा गाड़ी के या उस कार्ट के इनर्शिया से ज़्यादा होता है. तो क्लियरली यहाँ से क्या समझ में आता है, जो चीज़ें जितनी हैवियर होती हैं, जितनी भारी होती है, जिनका मास ज़्यादा होता है, क्लियरली हैवियर आर मोर मैसिव ऑब्जेक्ट. मैसिव मतलब किसी का मास 1 kg है, 2 kg है, 3 kg है. जिसका मास जितना ज़्यादा होता है उसका इनर्शिया भी उतना ही ज़्यादा होता है.
क्वांटिटेटिवली द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स मास। हम ये कह सकते हैं जिसका मास ज़्यादा उसका इनर्शिया भी कैसा होता है, ज़्यादा होता है। वी मे दस रिलेट इनर्शिया एंड मास एज फॉलो। हम मास और इनर्शिया को इस प्रकार से एक दूसरे से जोड़ सकते हैं। इनर्शिया इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और ऑफ रेस्ट। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। सो क्या देखा बच्चों, इनर्शिया एक नेचुरल टेंडेंसी होती है किसी ऑब्जेक्ट की टू रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन ऑफ रेस्ट, मतलब उसकी मोशन या रेस्ट की जो पोजीशन है या स्टेट है उसको बदलने की कोशिश ना करने देना, रोकना, बदलने से रोकने की जो टेंडेंसी होती है वो होती है उसकी क्या, इनर्शिया। और ये कह सकते हो कि इनर्शिया मास पर डिपेंड करता है। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। जिस बॉडी का मास जितना ज़्यादा होता है वो क्या होता है, उसका इनर्शिया भी उतना ही ज़्यादा होगा। चलिए यहाँ पर कुछ टेक्स्ट क्वेश्चन है जिनको कर लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मोर इनर्शिया। किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, रबर की बॉल का या स्टोन का। ऑब्वियसली स्टोन का मास ज़्यादा होगा तो स्टोन का इनर्शिया ज़्यादा होगा बच्चों, तो यहाँ लिख लेना स्टोन ऑफ द सेम साइज। क्वेश्चन बी अ बाइसिकल एंड अ ट्रेन। सिंपली ये ट्रेन ज़्यादा बड़ी होती है, ज़्यादा मास होता है तो ट्रेन का होगा। अ 5 रुपी कॉइन एंड अ 1 रुपी कॉइन, तो 5 रुपये का कॉइन का वजन ज़्यादा होता है तो 5 रुपीज़ कॉइन का होगा। सिंपल है बच्चों, इसलिए लिखवा नहीं रहा हूँ, आप लोग कर लेना। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल ट्राई टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ अ बॉल चेंजेस। क्वेश्चन देखते हैं। अ फुटबॉल प्लेयर किक अ फुटबॉल टू अनदर प्लेयर ऑफ इट्स टीम who kick the football toward the goal. The goalkeeper of the opposite team collect the football and kick it toward a player of his own team. And also identify the agents applying the force in each case. क्या बोला उन्होंने? In the following example, try to identify the number of times the velocity of the ball changes. Okay, कितने बार उसकी velocity change होगी? बहुत सिंपल है, लिख लेंगे पर पहले समझ लेते हैं क्या बोला है उन्होंने ये कहा है अ फुटबॉलर किक अ फुटबॉल टू अनदर प्लेयर ऑफ हिज टीम। एक फुटबॉल यहाँ रखी है, एक भाई साहब आए और उन्होंने किक करा, बॉल यहाँ आ गई, उनके किसी टीम मेट के पास आ गई, तो ये वेलोसिटी चेंज हो गई। फिर क्या हुआ बच्चों, जिस प्लेयर को उन्होंने उसकी टीम को दिया था हु किक्स द फुटबॉल टूवर्ड द गोल, सपोज इधर गोल हो रहा है तो उसने यहाँ से किक करके इसको यहाँ भेजा तो दूसरी बार वेलोसिटी चेंज हो गई। यहाँ पर क्या हुआ, गोलची ने इसको पकड़ लिया तो तीसरी बार वेलोसिटी चेंज हो गई, रुक गई ना वो। फिर उन्होंने इसको किक करके और कहीं भेज दिया तो 4 टाइम। चलिए अब इसको हम लिख लेते हैं कि लिखना कैसे है ना। तो हमने क्या देखा था बच्चों अभी कि वेलोसिटी कितनी बार चेंज होगी, हमने करके भी दिखा दिया। अब आंसर आप थोड़ा सा लिखने का तरीका देख लो। द वेलोसिटी ऑफ फुटबॉल चेंजेस 4 टाइम्स। ठीक है, 4 टाइम चेंज होती है। पहला, फर्स्ट द फुटबॉल प्लेयर इज सप्लाइंग ऑफ द फोर्स, जब सबसे पहले फुटबॉल का प्लेयर उसको फोर्स देता है। सेकेंड, उसका जो दूसरा प्लेयर है अदर प्लेयर क्या करता है, सेकेंड टाइम पे उसका दूसरा प्लेयर उसको किक करता है गोल की तरफ तब। थर्ड, द गोल कीपर व्हेन स्टॉप द बॉल, तीसरी बार जब गोल कीपर उस बॉल को रोकता है तब भी वेलोसिटी ज़्यादा थी और 0 हो जाती है, वो चलते चलते रुक जाती है तो वेलोसिटी बदल जाती है। एंड फोर्थ, जब वो गोल कीपर किक करता है टुवर्ड द प्लेयर ऑफ हिज टीम, तो इसे 4 बार क्या होता है, 4 टाइम्स इसकी मोशन चेंज हो जाती है। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। एक्सप्लेन वाई सम ऑफ लीव्स मे गेट डिटेच्ड फ्रॉम अ ट्री इफ वी वाइगरसली शेक इट्स ब्रांच। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही आसान है ना। जब हम किसी ट्री को हिलाते हैं तो कुछ पत्तियां गिर जाती हैं, क्यों गिर जाती हैं, उसका रीज़न हमारे इनर्शिया पर डिपेंड करता है। वाई डू यू फॉल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन अ मूविंग बस ब्रेक्स टू स्टॉप एंड फॉल बैकवर्ड व्हेन इट एक्सीलरेट फ्रॉम रेस्ट। मतलब दोनों क्वेश्चन के आंसर मैं लिखवा देता हूँ, समझा तो मैंने पहले ही दिए बच्चों आप लोगों को, बस अब आपको लिखना बाकी रह गया है। तो हम इसके क्वेश्चन आंसर को लिख लेते हैं। तो बच्चों रीजन ये है, सम ऑफ द लीव्स में गेट डिटेच्ड, कुछ लीव्स जो हैं उसमें से टूट के गिर जाती हैं। इफ वी वाइगरसली शेक इट्स ब्रांच बिकॉज ड्यू टू रेस्ट ऑफ इनर्शिया द लीव्स टेंड्स टू लिव इन रेस्ट। मतलब जब हम ब्रांच को हिलाते हैं तो पत्तियां रेस्ट में रहना चाहती है। कहाँ रहना चाहती है पत्तियां, रेस्ट में। ब्रांच जो होती है वो वाइब्रेट होती है, हिलती है, जिससे क्या होता है लीव्स उसमें से
टूट जाती हैं, और टूटने के बाद क्या होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट जब टूटता है तो ग्रेविटी की वजह से वो नीचे आ जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, When a moving bus breaks to stop due to inertia, the motion we are also moving with the speed of bus, क्योंकि inertia की वजह से हम भी क्या करते हैं, बस की स्पीड से चलते रहते हैं। When suddenly it comes to rest, जैसे ब्रेक लगाते हैं तो वो बस रुक जाती है। The lower part of body that is in contact of bus, जो लोअर पार्ट बॉडी का कॉन्टेक्ट में है बस के, क्या करता है, रेस्ट में आ जाता है। बट अपर पार्ट जो हमारी क्या बोल सकते हैं, कमर के ऊपर का जो हिस्सा होता है बच्चों, वो मोशन में रहता है। पैरों के ऊपर का जो हिस्सा है वो मोशन में रहता है अभी भी, ठीक है, और वो मोशन में ही रहना चाहता है ड्यू टू इनर्शिया, क्योंकि इनर्शिया ने क्या बोला कि भाई जैसे हैं वैसे रहो, चेंज मत हो। तो इनर्शिया की वजह से वो मोशन में ही रहेंगे और हम आगे की तरफ गिर जाएंगे। सेम रीज़न है बेटा हमारे इसका, ठीक है। तो ये आंसर आप लिख लेना, समझा मैं पहले ही चुका हूँ। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इसी लेसन का पार्ट नंबर 2 देखेंगे।